हेलो। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। हम शिक्षा मनोविज्ञान की आज कौन सी विधि पढ़ेंगे? तो वो है। है मनोविश्लेषण विधि, यानी साइको एनालिटिक मेथड। मनोविश्लेषण विधि क्या है, इसे अच्छे से समझना। आपने ये संप्रदाय जब पढ़े होंगे तब भी आए थे, मनोविश्लेषण संप्रदाय। तो आप इस चीज को थोड़ा जानते हो, पर इसे और आज समझ लेना अच्छे से। मनोविश्लेषण विधि ये क्या करती है कि जिसमें व्यक्तियों के अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन करती है। अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन करती है। अब जैसे ही ये समझो कि आप क्या सोच रहे हो, आपको पता है अभी कि आप क्या सोच रहे हो। तो जो चीज हमें पता है, जैसे अभी सोच रहे हैं कि अभी मुझे भूख लग रही है, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, अभी मुझे प्यास लग रही है, अभी मुझे ये काम करना है, जो भी हम सोच रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, तो वो क्या है? चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड। लेकिन हमें ये पता है क्या कि हमारे मन में किसी कोई डर या कोई चिंता या कोई परेशानी जो हमारे मन में चल रही होती है, जिसका हमें पता भी नहीं होता, या जिसका हमें आइडिया नहीं होता कि हम किस वजह से इतना परेशान हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। तो वो क्या होता है, वो हमारे अचेतन मन में चल जाता है। तो मनोविश्लेषण विधि क्या करता है, इस अचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन करती है। तो माइंड के तीन प्रकार हैं, वो हम आगे इसी में डिस्कस करेंगे। तब आप समझ जाओगे कि चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। इसको सरल शब्दों में समझो कि छिपे हुए विचारों और भावनाओं को समझने की विधि है। छिपे हुए विचार और भावनाएं, हमारे मन में क्या बहुत सी ऐसे डर, बहुत सी ऐसी परेशानी, जो जिन चीजों का हमें पता भी नहीं होता। अब जैसे एक बच्चा है या कोई बड़ा है, कोई बड़ा व्यक्ति है, उसे कुत्ते को देखते ही डर लग जाता है। वो कुत्ते के नाम से ही बहुत डरने लग जाता है। लेकिन उसे इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कि मुझे इतना डर लगता क्यों है, ऐसा तो मैंने क्या किया, या ना तो उस कुत्ते ने कभी मुझे खाया है, ना कभी वो मेरे पीछे भागा है। लेकिन हो सकता है कि उसके बचपन में जो चीज वो भूल चुका है आज, उसके बचपन में ऐसी कोई घटना हुई हो जिसके वजह से उसके मन में ये डर बैठ गया। तो वो जो डर कहाँ चला गया, उसका अचेतन मन में। लेकिन वो आज भी उसके बिहेवियर पे या आज भी उसके प्रकृति पे उसको प्रभावित करता है। यानी उसको ऐसा जो ऐसी जो घटना जो हमें आज भी प्रभावित करती है, लेकिन उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। ऐसे बहुत सी बीमारियां भी होती है, बहुत से फोबियाज होते हैं, बहुत से डर होते हैं ऐसे जो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें इस चीज के बारे में या इस चीज से हमें इतना डर क्यों लगता है। तो वो कहाँ चल जाते हैं, हमारे अचेतन मन। और अगर हम उस अचेतन मन से उसको पकड़ के उसको अगर बाहर निकाल दे, उस डर को, या उस डर को हमने बाहर निकाल दिया, तो वो जो पर्सन जो परेशान हो रहा है उस डर से, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो मनोविश्लेषण विधि है वो क्या करती है, जो उसके मन में जो एक डर बैठ गया है किसी चीज का, उस डर को निकाल के, उस परेशानी या चिंता को निकाल के बाहर फेंक देती है। उससे क्या हो जाता है, वो इंसान नॉर्मल हो जाता है। तो मनोविश्लेषण विधि क्या करती है कि जो छिपे हुए विचार है, जो भावनाएं हैं, उसको समझने की विधि क्या है, मनोविश्लेषण विधि। उसको समझ के उसका सॉल्व करेगी वो। अब देखो कि इसके प्रतिपादक कौन है या इसके फाउंडर कौन है। तो सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड थे जिन्होंने अचेतन मन पर ज्यादा जोर दिया। इसके उद्देश्य क्या है, इस विधि के पर्पस क्या है, कि किस वजह से इस विधि को अपनाया जा रहा है। तो हमने देखा अभी कि व्यक्ति के अचेतन मन को समझना, कि उसके मन में क्या दिक्कत या क्या परेशानी चल रही है जिसकी वजह से उसके लाइफ पे आज भी इफेक्ट पड़ रहा है। मानसिक समस्याओं के कारण जानना, कि जैसे बहुत से ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत से ऐसे डर बैठ जाते हैं मन में जो हमारे आज भी हमारी लाइफ को परेशान करते हैं। तो उन मानसिक बीमारियों का उनका कारण जानकर उनका समाधान करना, उन मानसिक बीमारियों की समस्या को पकड़ के उसका समाधान करना, यही काम है इसका मनोविश्लेषण विधि का। ऐसे व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को समझना, जैसे कोई ऐसे ऐसा व्यवहार कर रहा है जो नॉर्मली कोई इंसान करता नहीं हो। जैसे किसी कुत्ते को देखकर एकदम से डर रहा है, वो भी बिना किसी रीजन के, ना तो वो उस पर भौंक रहा है, ऐसे ही अंधेरे को देखकर घबरा रहा है,
अकेले सोने से डर लग रहा है, रात को एकदम से ऐसे उसे लग रहा है कि वो नीचे कहीं गिर रहा है, या सपने में ऐसा कुछ बड़बड़ कर रहा है। तो ये जो होता है, ये उसके अंदर कुछ जो छुपी हुई परेशानी होती है, उस परेशानी का जो पीछे का कारण होता है, उसको ढूंढता है, उसको निकालने की कोशिश करता है उस व्यक्ति के मन से। तो उसके जो व्यवहार में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ये परेशानी की वजह से जो चेंजेस दिख रहे हैं, उस परेशानी, उस छिपी हुई परेशानी को निकालना। अब मन के 3 प्रकार हैं। ये जो मन है, जो हम देख रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि अचेतन मन, तो अचेतन मन कब आता है? उससे अलावा और कौन कौन से मन है, तो वो हम देख लेते हैं कि एक तो है चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो हम सोच रहे हैं, जो भी हम विचार कर रहे हैं, अभी हमें पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मुझे पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, कि अभी मैं घर जाते कुछ खाऊंगी, मुझे भूख लग रही है। ऐसे ही कि मुझे घर जाके ये चीज पढ़नी है, और मैं अभी क्या करूंगी, इसके बाद जो भी करूंगी, मतलब जो भी मैं सोच रही हूँ, जो मेरे को ध्यान है कि मैं ये चीज सोच रही हूँ, वो क्या है? कॉन्शियस माइंड। यानी जो भी हम विचार कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, उस चीज को क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड। एक होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या हो जाता है? कि जिसमें कुछ ऐसे चीजें आ रही है जो कभी तो आ जाती है चेतन मन में, कभी अचेतन मन में। यानी कभी तो हमें वो चीज याद आ जाती है, कभी हम भूल जाते हैं। कि यानी थोड़ा सा जोर डालने पे वो चीज जो याद आ जाती है, वो होता है अवचेतन मन में। जैसे कि मैं याद करना चाह रही हूँ, मैंने कल क्या खाया था, मैंने कल क्या कपड़े पहने थे, तो ये थोड़ा सा जोर डालने पे मेरे को याद आ गया। मैंने घर जाके क्या किया था कल, या मैं ये चीज कब कर रही थी। तो वो क्या है, जब हम किसी चीज पे थोड़ा सा जोर डालने पे हमें वो चीज याद आ रही है, तो वो क्या हो गई, वो कहाँ चली गई? अपने अवचेतन मन में, या इसे अर्धचेतन मन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अर्ध चेतन मन। ठीक है, तो ये हो गया अर्धचेतन मन। ऐसे ही देखो कि अचेतन मन क्या होता है, या अनकॉन्शियस माइंड, जिसको अभी हमने देखा था कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कि जो हमारे, हम भूल जाते हैं जिन चीजों को, लेकिन वो आज भी हमारे लाइफ पे इफेक्ट डालती है। जैसे किसी डर के रूप में, किसी परेशानी या किसी झिझक के रूप में, या ऐसा कुछ हो जाता है कि हम बोलने से पहले हमें घबराहट या शर्म महसूस होने लगती है। मैं जैसे सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलने से पहले इतना शायद शर्म ज़्यादा आती है, मैं शायद मैं शर्माती ज़्यादा हूँ। लेकिन हो सकता है कि बचपन में ऐसी कोई घटना हुई हो जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया हो। तो वो चीज़ क्या होती है, वो जो मेरे अचेतन मन में जा चुकी है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये चीज़ क्यों हुई, या ये चीज़ क्यों हो रही है। तो ये कहाँ चल जाता है? ये होता है अचेतन मन, जो चीज़ें हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना हुई थी जिस वजह से हम इतने परेशान हुए। जैसे अभी बहुत से फोबियाज होते हैं, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को पैक जगह डर लगता है, जैसे बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। ऐसे ये जो फोबियाज होते हैं, ये भी एक तरह से जो हमारे बचपन में ऐसी कोई घटना हुई होती है जो हमारे मन में बैठ जाती है, और हमारे हमें आज याद नहीं है, लेकिन वो हमारे लाइफ को आज भी इफेक्ट डालती है लाइफ में। जैसे क्लोस्ट्रोफोबिया होता है कि पैक नहीं रह सकते कोई इंसान, या उसे कहीं बंद नहीं कर सकते, या गाड़ी में जैसे बैठा है और वो बिल्कुल पैक करके बैठा है गाड़ी को, तो उसको चाहिए कि विंडोज ओपन करो। तो ये जो फोबिया होता है, अब उसे ये नहीं पता कि इतना मुझे डर क्यों लगता है, घुटन क्यों होती है, मुझे इतना ऐसे घुटन सी क्यों महसूस होती है। उसे कोई इंटरनल बीमारी नहीं है, उसे बस ऐसा डर बैठ गया है उस चीज को लेकर। और वो कैसे बैठा, हो सकता है खेल खेल में ऐसी कोई घटना हुई हो, या उनके परिवार में ऐसे कुछ रीजन रहा हो जिस वजह से वो इतना डर चुका हो। बहुत से इसके रीजन होते हैं, तो उसी रीजन को ही तो निकालना का काम करता है ये मनोविश्लेषण विधि, कि उस रीजन को निकाल के और उस डर को दूर करना। अब देखो, मनोविश्लेषण में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? अवचेतन मन पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट यही डाल रहा है। सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में इफेक्ट कौन सा डाल रहा है? तो यह है अचेतन मन। क्योंकि चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, हमें पता है हमारे सामने क्या चल रहा है, हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं, उस सोच को हम चेंज कर सकते हैं, हम
उस सोच को हमें पता है कि हम इस वजह से परेशान हो रहे हैं। अब जिस चीज का हमें पता ही नहीं है कि हम किस वजह से परेशान हो रहे हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है ना। यानी वो हमारे लाइफ में ज्यादा इफेक्ट डाल रही है कि हमें पता ही नहीं है कि हम इतने इस चीज को लेकर इतना हमारा डर क्यों बैठ गया है। जैसे एक बच्चा है, उसे स्कूल जाने से डर लग रहा है। तो क्यों डर लग रहा है? हो सकता है उसे किसी टीचर ने डांटा हो पहले जब वो छोटा था, तो वो उसके मन में क्या डर बैठ गया। तो ये कहाँ चल जाता है? ये चल जाता है अचेतन मन में। इसकी प्रमुख टेक्निक्स देखो कि इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है। स्वतंत्र सहचर्य विधि, मतलब जो ये अचेतन मन में जो बातें हैं उसको निकलवाने की जो टेक्निक है वो ये है। कौन कौन सी है? पहला है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन यानी स्वतंत्र सहचर्य विधि। स्वतंत्र मतलब इसमें क्या होता है कि उसको, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा और उसको बोलने दिया कि बोलता जा। तो वो बोलता बोलता उसके जो मन की जो चीजें हैं वो एकदम से बाहर आ जाती। तो उससे क्या पता चल जाता है इसको इस वजह से ये डर बैठ गया। जैसे कि व्यक्ति जो मन में आए बिना सोचे बोलता है, इससे छिपे विचार सामने आते हैं। जैसे एक टीचर ने पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, तो बच्चा बताने लगेगा कि मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है, मुझे मेरे टीचर डांट देते हैं, मुझे ये हो जाता है वो हो जाता है। वो ऐसे अपनी बातें बोल रहा है। बोलते बोलते क्या पता चला कि उसको बचपन में या कभी उसको टीचर ने डांटा था, उस वजह से उसका डर बैठ गया। तो वो चीज पता कर ली, उसको पता करके फिर ये सॉल्व करते हैं। ऐसे ही जैसे एक बच्चा है, उसे अंधेरे से डर लगता है, तो टीचर ने पूछा कि अंधेरे से इतना क्यों डर लगता है। अब वो अपने रीजन बता रहा है कि मुझे ऐसा डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ये हो वो हो। जो भी उसके मन में है, उसके मन में जो भी चल रहा है वो सब चीजें बताने लग जाता है कि बचपन में मैं ऐसे अकेला, मुझे छोड़ दिया था कमरे में और मैं डर गया था, मैं रोने लग गया था, ऐसे करके वो अपनी बातें बता रहा है। उससे क्या पता चला कि उसके मन में कुछ डर बैठ गया। तो ये बातें निकलवाने का तरीका क्या है? जो स्वतंत्र सहचर्य विधि क्या करती है कि बस उनसे एक क्वेश्चन पूछती है और उसको तुम बोलते जाओ। तो बच्चा वो बोलते बोलते अपनी चीज जो उसके मन में, जो उसको खुद को इतना आइडिया नहीं हो, बस उसके मन की बात निकालने का एक तरीका है, एक जरिया है ये वाली विधि। ऐसे ही दूसरी विधि है कि स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण यानी सपनों को एनालाइज करना, कि उनके सपने में कोई चीजें आ रही है बार बार, तो कोई चीज क्यों आ रही है बार बार, वो इतना डर क्यों रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सपनों का अर्थ समझा जाता है। सपने अचेतन इच्छाओं को दिखाते हैं। सपने में जैसे अभी कोई बच्चा है, उसे उसे लग रहा है, उसे ऐसे सपने आ रहे हैं बार बार कि वो भाग रहा है, बहुत ज्यादा भाग रहा है किसी चीज से। तो ये चीज क्या है कि उसे किसी चीज का डर है, उस डर से वो भाग रहा है। एक जैसा होता है कि बार बार उसे एग्जाम के सपने आ रहे हैं, तो मतलब उसे एग्जाम को लेकर कोई स्ट्रेस है, कोई प्रेशर है, ये पता चल रहा है। तो उसके सपनों के बारे में जानना, कि जैसे कोई बोलता है कि उसे लगता है सपने में वो गिर रहा है बार बार, कि वो कहीं से गिर रहा है एकदम से। तो ये क्या है? उसे जिंदगी में किसी चीज की इनसिक्योरिटीज है। तो सपनों से क्या पता चल रहा है कि उसके अचेतन मन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके सपने में आकर उसको इफेक्ट डाल रही है, उसको उसकी नींद को इफेक्ट डाल रही है। वो परेशान हो रहा है सुबह उठते ही कि ये क्या सपना आ रहा है, ऐसा क्यों सपने आ रहे हैं। तो वो सपनों से पता करना चाह रहे हैं। ये जो साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं कि उसके सपने को एनालाइज करके उसके जो परेशानी है उसको निकालना चाह रहे हैं। तो स्वप्न विश्लेषण क्या है? स्वप्न विश्लेषण क्या है? ड्रीम एनालिसिस, यानी ड्रीम को एनालाइज करना, सपनों का पता करना कि उसके सपने में ये चीजें क्या आ रही है, कौन से सपने आ रहे हैं उसको जिस वजह से वो इतना परेशान हो रहा है। ऐसे ही एक और मेथड है कि शब्द सहचर्य विधि। हमने पहले क्या देखा था? स्वतंत्र सहचर्य विधि, यानी खुले रूप में बोलते जाओ। एक क्वेश्चन पूछा और जितना बोल सकते हैं आप बोलते जाओ, जो आपके मन में आ रहा है सब बोलते जाओ। ऐसे ही दूसरा है शब्द सहचर्य विधि, वर्ड एसोसिएशन। इसमें क्या होता है? हमने एक ऐसा गेम होता है कि जिसमें आपको एक शब्द दिया जाएगा और आपको तुरंत उस पर कुछ एक शब्द बोलना है।
ये क्या स्पीड में होता है ये वाला गेम, कि जैसे मैंने बोला कि मैंने आपसे बोला कि फैमिली, तो उसने क्या बोला कि फादर। ऐसे ही कि बारिश, तो वो बोला बादल। ऐसे उससे एकदम से जल्दी जल्दी में जब जवाब मिलते हैं तो जल्दी जल्दी में उसकी चीजें निकल जाती है मन से, कि जैसे उसको बोला टीचर, तो उसने बोला डर। तो इससे क्या पता चला कि उसे स्कूल जाने से क्यों डर लग रहा है, क्योंकि उसे टीचर से डर लग रहा है, किसी टीचर ने उसे डांटा है। तो ये क्या तरीका है जो शब्दों को, यानी शब्दों के द्वारा उसके मन की बात निकलवाना। ये एक गेम होता है एक तरीके से, कि जिसमें आपको जल्दी जल्दी किसी चीज का रिप्लाई करना होता है बिना सोचे। जो भी आपके मन में आ रहा है वो एकदम से फटाक से बोल देना है। तो वो जो हम बोल रहे हैं ना, वो हमारे जो अचेतन मन में चली गई ना चीजें, जिन चीजों का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, वो बातें भी निकल जाती है। ऐसे ही एक शब्द सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया से मन की स्थिति पता चलती है। मन की स्थिति पता चल रही है कि उसके मन में ये डर क्या है, ये इतना घबरा क्यों रहा है स्कूल जाने से, या जो भी उसकी परेशानी चल रही है, तो ये पता चल रहा है। तो ये कौन सा मेथड है, शब्द सहचर्य। तो हमने कौन कौन से देखे, 3 मेथड है। एक में तो क्या हो रहा है कि हम केवल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस पे वो लंबे से बोले जा रहा है, यानी खुले रूप में स्वतंत्र रूप से बोले जा रहा है। दूसरा है कि सपनों का एनालाइज कर रहे हैं हम, कि ड्रीम्स में उसके क्या आ रहा है। तीसरा है कि शब्द साहचर्य विधि, यानी हम एक शब्द बोल रहे हैं, वो अगला दूसरा शब्द का रिप्लाई कर रहा है। तो ये हो गए 3 इसके टेक्निक्स हैं इस विधि के, कि कौन कौन सी विधि टेक्निक्स अपना के उनके अचेतन मन की बातों को निकालना है। अब इसके विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है कि अचेतन मन पर आधारित। अचेतन मन पर आधारित, हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि ये विधि किस पर आधारित है, तो अचेतन मन पर। गहराई से अध्ययन करना, यानी डीप रिसर्च। हम अचेतन मन को जानना चाह रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है कि हम किसी चीज पर डीपली रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि चेतन मन तो हमें उनसे केवल नॉर्मल बात करके भी पता चल जाएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही, लेकिन जब अचेतन मन की बात आती है, जिसके बारे में उन्हें खुद को भी एक टाइम में कुछ याद नहीं होता है कि ये चीज क्या हो रही है मेरे साथ में, उस चीज के बारे में जानना मतलब हमें डीपली रिसर्च करना पड़ेगा इस चीज को। व्यक्तिगत अध्ययन, यानी इंडिविजुअल केस स्टडी होती है। हर एक इंसान के साथ में पर्सनली होगी वो, जो भी हम जानना चाह रहे हैं उसके बारे में। अब ऐसा तो नहीं है हम ग्रुप में किसी से एक साथ कि आप, कि हमने एक क्वेश्चन पूछा आप सब बोलते जाओ, तो सब एक साथ बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली exactly। तो ये क्या होता है, व्यक्तिगत अध्ययन होता है इसमें, मतलब एक इंसान पर एक टाइम पे अध्ययन किया जाता है। ऐसी मानसिक समस्याओं का समाधान में उपयोगी, हम मानसिक समस्याओं का ही तो समाधान करना चाह रहे हैं कि उसके मन में क्या ऐसे परेशानी, क्या दिक्कत, क्या ऐसी घटना उसके दिमाग में ऐसे बैठ चुकी है जिसकी वजह से उसके लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम यही तो करना चाह रहे हैं इस विधि के द्वारा। तो ये क्या करता है कि मानसिक समस्याओं का समाधान किया जाता है इसके द्वारा। इसके गुण क्या है इस विधि के, कि गहरे मानसिक कारणों को समझने में मदद, जो डीपली उसको इफेक्ट डाल रहे हैं उन मानसिक कारणों को। वही जैसे हमने अभी बात करी थी कि जो कोई बच्चा उसके मन में डर बैठ गया किसी कुत्ते को लेकर, या किसी पानी को लेकर, अंधेरे को लेकर, या वो किसी पैक रूम में नहीं बैठ सकता, आग को देखकर डर रहा है। तो ये सब क्या है, उसके जो मानसिक जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके मन में, उसकी वजह से उसके लाइफ में जो इफेक्ट पड़ रहा है, उन समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। ऐसे ही मानसिक रोगों के उपचार में उपयोगी है। मानसिक रोगों के उपचार में कैसे उपयोगी है, कि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जिसका कारण क्या होता है, ये अचेतन मन। अचेतन मन में बहुत सी ऐसी घटनाएं बैठ जाती है जिसकी वजह से उसका जो मानसिक रूप से वो अस्थिर हो जाता है, या उसको कुछ ऐसी, जैसे बहुत से ऐसे कुछ जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके मन में वो सदमा बैठ गया, या उसने किसी का एक्सीडेंट होते देख लिया और वो इमोशनली इतना इतना एबल नहीं था उस चीज को झेलने के लिए, काफी बच्चा था, तो या उसने आग लगते देख ली, तो ये सब क्या एक डर बैठ गया। उससे क्या हो गया, वो नॉर्मल बिहेव करता ही नहीं है, वो अब नॉर्मल बिहेव करने लग गया इन सब चीजों से। तो ये क्या है, एक मानसिक बीमारी हो गई।
तो उस मानसिक बीमारी का उपचार करने में उपयोगी है ये विधि। ऐसे ही व्यक्तित्व को समझने में सहायक है। व्यक्तित्व को समझ रहे हैं तभी हम उसका इलाज कर पा रहे हैं कि उसकी क्या समस्या आ रही है, उसके जो ये नेचर में जो ये चेंज आया है वो किस वजह से आया है, हम यही जानना चाह रहे हैं। तो इस विधि के एडवांटेज देख लिए हमने। अब इसके दोष, डिसएडवांटेज, कि समय अधिक लगता है। हम एक एक बच्चे पर या एक एक बच्चे से बात कर रहे हैं, एक एक पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये टाइम तो इसमें लगना ही है, क्योंकि हम एक एक बच्चे को लेकर चल रहे हैं। खर्चीली विधि है, हम उसका एनालाइज कर रहे हैं और इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पैसे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस चीज़ को लेकर। हर व्यक्ति पर लागू करना कठिन है। ये विधि हर व्यक्ति पर लागू करना कठिन है, क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज हर व्यक्ति से हम हर चीज नहीं निकलवा सकते। जैसे एक कोई मानसिक रोगी है और तो, या कोई जैसे बोलना ही नहीं आता या जो बोल नहीं पाता व्यक्ति, हम उसका कैसे इसमें एनालाइज करेंगे इस चीज को, कि हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो उसको बात करके ही पता कर पा रहे हैं कि आप बोलते जाओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो बोल ही नहीं पा रहा तो हम कैसे पता करेंगे। एक जो समझ ही नहीं सकता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हम उसके बारे में कैसे पता करेंगे। तो ये जो विधि है हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। कुछ पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने में ये लागू हो सकती है, लेकिन जो मानसिक रूप से या जो काफ़ी ज़्यादा उनको मानसिक रूप से परेशानी है, जिन परेशानियों का इस विधि के द्वारा इलाज नहीं हो सकता, तो वो उन व्यक्तियों पर ही लागू नहीं होगी। ऐसे ही परिणाम पूरी तरह निश्चित नहीं। हमने उनसे बात करके जानना चाह रहे हैं कि उसके मन में ये समस्या है, लेकिन हो सकता है कि जो उसने बोला वो उसने कुछ सोच समझ के बोला हो, उसने असलियत में जो उसके प्रॉब्लम आ रही है उसने वो चीज़ नहीं बोली हो। तो इसमें हमें परिणाम जो रियल है उस चीज़ के लिए हम बोल नहीं सकते कि यही इसका रीज़न है, इसका मेन कारण यही है। तो इसके परिणाम जो है जो पूरी तरह से निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा में उपयोग क्या है, इसके एजुकेशनल यूज़ क्या है, कि बच्चों के व्यवहार को समझने में, कि बच्चे का जो व्यवहार है, कि बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, या बच्चा इतना डर क्यों रहा है। तो इनके जो व्यवहार में जो ये चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चेंजेस को जानने के लिए ही इसका यूज़ हो रहा है। ऐसे ही डर, जैसे कि वो डर क्यों रहा है, इतना टेंशन में क्यों है, इतना अलग थलग क्यों रहता है, तो ये सब जानने के लिए काउंसलिंग में उपयोगी, यानी उन बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, उनसे बात की जाती है, उनके मन की बातें निकलवाई जाती हैं। तो यही काउंसलिंग होती है, कि उनके मन में जो चल रहा है, जो वो किसी को नहीं बता सकते। कोई ऐसे व्यक्ति, जैसे कुछ ऐसी बातें जो वो किसी को भी नहीं बता सकते, तो उन बातों का ही अध्ययन करने जा रहे हैं, और वही बातें जो उनके अचेतन मन में चली गई है, तो किस लिए उपयोगी है, काउंसलिंग करने में उपयोगी है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ये मनोविश्लेषण विधि देखी। अब नेक्स्ट में हम दूसरी विधि देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट विधि के साथ में।